हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़ाई किसी भी क्लास में करें, 6 में, 7, 8, 9, 10 या उससे भी पहले ही क्लास में, सबसे पहले मैथमेटिक्स में हम पढ़ाई करते हैं संख्याओं के बारे में। तो उसी प्रकार से क्लास 10th में भी सबसे पहले हम आज पढ़ाई करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, किस तरह की होती है। अभी हम ना सिर्फ पढ़ाई करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, बल्कि इस वीडियो में संख्याओं से जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट रह नहीं जाएगा, वो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। देखिए क्या है, तो हम करते हैं स्टार्ट वास्तविक संख्याएं। सभी बच्चे यहां पे ध्यान देंगे। तो वास्तविक संख्याएं, यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है संख्याएं और किस टाइप का, वास्तविक। मतलब क्या हुआ इसका कि ये संख्या का एक प्रकार है। अगर ये संख्या का एक प्रकार है तो संख्या का और कौन कौन से प्रकार होते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, वास्तविक संख्याओं के अलावा संख्या का एक और प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो बेसिकली क्या है कि पूरे मैथ में संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वास्तविक संख्याएं और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मैथमेटिक्स में जो संख्या है, आप इस संख्या को दो प्रकार में, दो भागों में बांट सकते हो। संख्या पहला जो वास्तविक है और दूसरा जो काल्पनिक है। कई बार आप इस काल्पनिक संख्या को अवास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। तो हमारे 10th के सिलेबस में हमें पढ़ाई करना है वास्तविक संख्याओं के बारे में। हम अब देखते हैं ये वास्तविक संख्याएं क्या है। अगर हम वास्तविक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम जान लेंगे कि वास्तविक के अलावा जो संख्या है काल्पनिक, वो क्या होता है। बस थोड़ा सा उसका परिभाषा हम याद कर लेंगे बस। अब देखिए, अगर बात संख्या की हो रही है तो गणित में कोई भी संख्या होता है तो गणित की सारी संख्याएं बनती किससे है? सारी संख्याएं बनती है अंकों से। और अंक कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो पूरे मैथ में 10 अंक हैं। ठीक है, और इन्हीं 10 अंकों से सारी संख्याएं बनती हैं। सारी संख्याएं, चाहे वो संख्या वास्तविक हो, चाहे वो अवास्तविक हो, चाहे संख्या परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे भिन्न हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, कोई भी संख्या है वो बनता है इन 10 अंकों से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक है। ठीक है, तो अब देखिए, तो संख्याएं जो भी बनती हैं वो 10 अंकों से बनती हैं। हम यहां पे वो लिख दे रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 अंक हैं। इनसे ही बनती है सारी संख्याएं। अब देखिए, संख्याओं को हम दो भाग में बांटते हैं, दो प्रकार में, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। हम अब देखते हैं ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, किस संख्या को बोलते हैं वास्तविक संख्या और किसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या या फिर अवास्तविक संख्या। इसका एक और नाम क्या है, अवास्तविक संख्या। अब देखिए आप लोग, वास्तविक संख्या का परिभाषा आप इसको ऐसे याद कर लीजिए ना कि आपने आज तक जो भी संख्याएं पढ़ी है, देखी है, कोई भी संख्या या लिखी है, सारी संख्याएं वास्तविक ही हैं। ये मैं क्या बोल रहा हूं, सारी संख्याएं वास्तविक ही हैं। तो फिर काल्पनिक क्या होता है? मैंने ये बोला कि आपने आज तक जो संख्याएं पढ़ी है वो सारी वास्तविक है। मतलब आपने काल्पनिक संख्याओं के बारे में अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन होता है।
हम आज देख लेंगे किसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। अगर किन्हीं बच्चों को पता है काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं तो कमेंट में रिप्लाई करें। अब देखिए, तो मैंने क्या बोला, जो भी संख्याएं हैं सारी वास्तविक हैं। मतलब हमने पढ़ाई किया है 0 के बारे में, ये वास्तविक। हमने पढ़ाई किया है 1/2 के बारे में, ये वास्तविक। हमने पढ़ाई किया मान लो 10 के बारे में, ये वास्तविक। हमने पढ़ाई किया 1.3 के बारे में, ये भी वास्तविक। हमने पढ़ाई किया √10 के बारे में, ये भी वास्तविक। ये सारी संख्याएं वास्तविक ही हैं। तो फिर काल्पनिक क्या होती है? अब देखिए, काल्पनिक संख्या ऐसा है कि इसका एक अलग परिभाषा है, फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप बस कुछ एग्जांपल जान लीजिए कि किसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। आप क्या कीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, बस वो माइनस में होना चाहिए। कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि -1 या बोल दीजिए -2 या फिर बोल दीजिए -3 या बोल दीजिए -4। कोई भी संख्या जो माइनस में हो, करना क्या है आपको, या मान लीजिए -5/4। कोई भी संख्या जो माइनस में है, क्या कीजिए, आप इस माइनस वाले संख्या पे लगा दीजिए वर्गमूल का चिन्ह, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब ये संख्या जो बन गया है, ये संख्या काल्पनिक संख्या है या फिर अवास्तविक संख्या है। वैसे ही अब यहां भी लगा दीजिए स्क्वायर रूट, ये भी क्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या माइनस वाला ले लो और उसमें क्या लगा दो, स्क्वायर रूट, तो काल्पनिक बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। कोई भी संख्या माइनस में लीजिए, उस पर लगाइए स्क्वायर रूट, तो क्या बन जाएगा, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। लेकिन बिना स्क्वायर रूट के भी हम काल्पनिक संख्या बना सकते हैं। जैसे मेरे बोलने का मतलब यह है कि माइनस वाले संख्या में सिर्फ स्क्वायर रूट लगाने से काल्पनिक नहीं बनता है। स्क्वायर रूट लगाएंगे काल्पनिक बनेगा। इसके अलावा कुछ और भी जुगाड़ है काल्पनिक बनाने का। देखो वो कैसा है। अच्छा, आप लोग को पता होगा कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि सर -1 के पावर में 1/2 है। अगर हम यहां पे -3 इसके पावर में अगर हम 1/2 लिख दे, 1/2, तो ये -3 का स्क्वायर रूट ही है। ठीक है, तो ये संख्या भी क्या है, काल्पनिक है, अवास्तविक है। अब यहां ध्यान दीजिए, -3 के पावर में क्या है, 1/2। आप इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल। तो ये है -3 का वर्गमूल। ओके, तो आप वैसे ही अगर मान लीजिए एक और नंबर माइनस का है, अगर आप इस माइनस वाले नंबर का यहां 1/2 है ना, वर्गमूल, आप इसको चाहे तो आप इसको द्वितीय मूल भी कह सकते हैं। द्वितीय मूल, सेकेंड रूट। तो अगर हम इस माइनस वाले संख्या का अगर हम यहां पावर में कर देंगे 1/4, 1/4 मतलब -4 का चतुर्थ मूल, इसे बोलेंगे हम -4 का फोर्थ रूट। तो ये संख्या भी अवास्तविक है। वैसे ही ये संख्या माइनस में है, आप यहां पे डाल दीजिए 1/6, ये संख्या भी अवास्तविक है। अगर आपको हम सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी संख्या जो माइनस में है, ठीक है, अगर आप उस माइनस वाले संख्या का निकालते हैं वर्गमूल, मतलब द्वितीय मूल या सेकेंड रूट, ये निकाला हमने 1/4 मतलब फोर्थ रूट, 1/6 मतलब सिक्स्थ रूट। मतलब अगर आप किसी भी संख्या का निकालते हैं सममूल, नीचे में सम संख्या होना चाहिए। हाँ जी, सममूल मतलब इवेंथ रूट बोलेंगे इसको हम, नीचे में सम संख्या होना चाहिए, पावर में, ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में सम संख्या। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ाई करना है 11th में, तो हम वहां पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, या फिर किसी और दिन अगर हम लोग का विचार हो तो इस पर अलग से बात कर लेंगे, इसके बारे में और काफी कुछ। अब देखिए, तो हमारा मेन सिलेबस तो ये है, कौन संख्या, वास्तविक संख्या। अब मैंने क्या बताया आपको इसके बारे में कि आपने आज तक जो भी संख्या पढ़ी है सारी वास्तविक है। ओके, अब देखिए कैसे। हम अब आते हैं, संख्या का दो प्रकार तो हो गया, वास्तविक और काल्पनिक। अब काल्पनिक संख्या के भी प्रकार होते हैं, बट ये हमारे कोर्स में तो है ही नहीं, छोड़ दो इसको। इधर आते हैं वास्तविक पे। अब जो वास्तविक संख्या है, इस वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वास्तविक संख्या को
उसमें से पहला संख्या को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। और दूसरा संख्या को हम क्या बोलेंगे? दूसरे संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। आप इसे रेशनल नंबर और इसे क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब देखिए, तो वास्तविक संख्या क्या हो गई? दो प्रकार की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब आपने ये पढ़ा होगा 9th में, अगर आप 9th पर के आए हैं तो। अब क्या होता है परिमेय संख्या? हम इसके परिभाषा का बात करेंगे। फिलहाल हम देख ले रहे हैं कि कौन संख्या कितने प्रकार का होता है। हाँ जी, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय। अब इस अपरिमेय संख्या का कुछ प्रकार नहीं होता, अगर होता भी है तो हमारे कोर्स में नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, इसको भी छोड़ दीजिए, ये अपने कोर्स में नहीं है। इसका प्रकार होता है नहीं होता है, इस पर डिबेट है, छोड़ देंगे इसको, यहां आएंगे हम। परिमेय संख्या। अब देखिए, इस परिमेय संख्या का भी दो प्रकार है। अब जब प्रकार की बात होगी तो कम से कम दो प्रकार तो होगा ही। तो परिमेय संख्या का जो पहला प्रकार है उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलेंगे सर? इसको हम बोलेंगे पूर्णांक। और परिमेय संख्या का जो दूसरा प्रकार है इसको हम बोलते हैं भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। पूर्णांक कहने का मतलब है इंटीजर और भिन्न कहने का मतलब है फ्रैक्शन। अब देखिए, वैसे ही अब ये पूर्णांक है। अब इस पूर्णांक का भी दो प्रकार है। इस पूर्णांक का भी दो प्रकार है। तो पहला जो पूर्णांक है उसको हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे सर? धनात्मक पूर्णांक। अब पूर्णांक का जो दूसरा प्रकार है उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब यहां पर परिमेय संख्या दो प्रकार के, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक के दो प्रकार, वैसे ही यहां पर भिन्न के भी दो प्रकार होते हैं। भिन्न के भी दो प्रकार। अब देखिए, भिन्न का जो पहला प्रकार है उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। इसे हम क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। और दूसरे प्रकार को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। ये भिन्न का दूसरा प्रकार है, अनुचित भिन्न। किसी किसी किताब में उचित भिन्न का एक और नाम लिखा होता है जिसको हम बोलते हैं सम भिन्न, और अनुचित भिन्न का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं विषम भिन्न। ऐसा, ये देखिए, तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? संख्या से। संख्या दो प्रकार के, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो प्रकार का, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक भी दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। भिन्न भी दो प्रकार के, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ऐसा। अब देखिए, पहले हम इतने का बात कर लेते हैं, फिर हम आगे संख्या का और प्रकार है हम वो बात करेंगे। देखिए, हम पहले इसका परिभाषा अच्छे से याद कर लेते हैं ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। कई बार होता है कि विद्यार्थियों को परिमेय संख्या क्या है एग्जाम्पल मालूम है, और परिमेय क्या है एग्जाम्पल मालूम है, लेकिन उसका सही परिभाषा याद नहीं होता है। अगर परिभाषा कई बार आप रट लेते हैं किताब से, लेकिन उसका मतलब क्या है वो समझ में नहीं आता है। तो आज हम बिल्कुल इतना अच्छा परिभाषा याद करेंगे कि आपको परिभाषा याद भी हो जाएगा और एक्चुअल में उसका मतलब क्या है वो समझ में भी आ जाएगा, और इतना अच्छा से आएगा समझ में कि आप अपने दो चार दोस्तों को समझा भी सकते हैं। ये मेरा गारंटी है। अब देखिए, तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के, परिमेय और अपरिमेय। तो आपने परिमेय संख्या का एक सामान्य सा परिभाषा याद किया होगा, अगर आपको याद होगा तो। परिमेय संख्या वो सारी संख्या को बोलते हैं, वो सारी संख्या जो P बट्टे Q के रूप में हो। किस रूप में हो? P बट्टे Q के रूप में हो, या ऐसा बोलिए अंश बट्टे हर के रूप में हो। सारी संख्या जो P बट्टे Q के रूप में हो, अंश बट्टे हर के रूप में हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात P बट्टे Q के रूप में होना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि P बट्टे Q के रूप में होना चाहिए, वो बात तो सही है, लेकिन यहां पे जो P है और Q है, यहां पर जो P है और Q है, ये P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्ण मतलब पूरा, अंक
पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो P और Q दोनों पूरा पूरा अंक होना चाहिए। पूरा पूरा अंक मतलब कुछ ऐसा, ये पूरा पूरा अंक है। इसमें एक और बात है कि P बट्टे Q के रूप में हो, जहां पे P और Q पूर्णांक होना चाहिए और साथ ही साथ जो ये जीरो भी पूर्णांक है। तो नीचे वाला जो भिन्न हर है Q, यहां पर Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारा डेफिनेशन है, आपने पढ़ा ही होगा। प्रत्येक संख्या जो P बट्टे Q के रूप में हो, जहां पे P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन Q का वैल्यू जीरो ना हो, तो वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। हाँ जी। अब इसका अपोजिट है अपरिमेय संख्या। वो क्या है? सारी संख्या जो बराबर ना हो किसके? P बट्टे Q के रूप में ना हो, बराबर नहीं हो किसमें? P बट्टे Q के रूप में। यहां पर भी बाकी सेम टू सेम है, यहां पर भी PQ पूर्णांक होना चाहिए, यहां पर भी PQ पूर्णांक होना चाहिए और Q का वैल्यू यहां भी जीरो नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो वैसी सारी संख्या को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ये आपने परिभाषा पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये बोलना क्या चाह रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर परिमेय संख्या का एग्जाम्पल बताइए, तो आप तुरंत से बोल देंगे सर 2/3 परिमेय संख्या है, 5/2 परिमेय संख्या है, 7 ये परिमेय संख्या है। देखते हैं ये अपरिमेय संख्या। अगर आपको याद होगा आप तुरंत क्या बोलेंगे कि सर √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, तो ये संख्या परिमेय कैसे है और ये अपरिमेय कैसे है? ये तो परिमेय है, दिख रहा है साफ साफ, अंश बट्टे हर P बट्टे Q। ये अंश बट्टे हर में है, ये इंपोर्टेंट नहीं है। यहां पे इंपोर्टेंट ये है कि अंश जो है 2 ये भी पूरा पूरा अंक है और 3 ये भी पूरा पूरा अंक है, पूर्णांक है। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, बोला गया ना, P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो नीचे में जीरो है क्या? नहीं, यहां पे जीरो नहीं है, तो ये संख्या परिमेय संख्या है। वैसे ही 5/2 5/2 दोनों पूर्णांक है और नीचे में जीरो नहीं है, अच्छी बात है। तो ये भी क्या हुआ? ये भी पूर्णांक हो गया। अब इस पे आते हैं 7 पे। ये तो परिमेय संख्या है ही नहीं, इसमें तो अंश बट्टे हर कहां है? बिल्कुल नहीं है। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, ये परिमेय संख्या ये भी है, क्योंकि इसके नीचे में कितना है? 1 है। तो ये अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर तो है ही, जब नीचे में कुछ भी ना हो तो 1 तो होता ही होता है। तो अंश बट्टे हर और हर का मान जो है वो जीरो नहीं है, तो ये भी क्या है सर? ये भी पूर्णांक है। हाँ जी। अब देखिए, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। अब अपरिमेय में आते हैं। देखो अपरिमेय में क्या है? √2। तो ये P बट्टे Q में नहीं है, नहीं, P बट्टे Q में है ये, इसके नीचे में 1 है, इसकी तरफ यहां भी क्या है? 1 है। तो हर जगह नीचे में 1 होता है, कोई भी संख्या हो, डिवाइड में, भाग में एक तो होता ही होता है। अगर हर जगह भाग में 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? फिर तो हर संख्या अंश बट्टे हर में है। आप सही बोल रहे हैं, हर संख्या अंश बट्टे हर में होता है, लेकिन यहां क्या बोला गया है कि P बट्टे Q में नहीं होना चाहिए, जहां पे P और Q पूर्णांक हो। तो ये P बट्टे Q में है, लेकिन यहां पे P और Q पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक है क्या? ये पूर्णांक नहीं है। तो अगर ये पूर्णांक नहीं है, मतलब देखो, अगर यहां भी पूर्णांक होता और यहां भी पूर्णांक है, फिर ये संख्या कहां आता? परिमेय में आता। अब यहां पर P बट्टे Q में है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। √2 पूर्णांक होता है क्या? 2 का वर्गमूल। अगर आप लोग को क्लास आप 8th में पढ़े होंगे तो 2 का वर्गमूल जो होता है वो मैं आपको यहां पे लिख के बता दे रहा हूं। 2 का वर्गमूल होता है 1.414 डॉट डॉट। 2 का वर्गमूल क्या है? 1.414 डॉट डॉट।
ये खत्म नहीं होता है, ये आगे बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। अगर आप 2 का वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, तो देखिए, तो नीचे में 1 तो पूर्णांक है, लेकिन √2 का मान है 1.414 डॉट डॉट डॉट, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये तो पूर्णांक है, लेकिन √2 ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये संख्या परिमेय तो नहीं है, अपरिमेय है। चलिए ठीक है। अब परिमेय और अपरिमेय का आपको मैं एक सुंदर सा परिभाषा बताऊंगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा, वीडियो के अंत में इंतजार कीजिएगा। अब देखिए, ये परिमेय संख्या है। अब आते हैं परिमेय संख्या के प्रकार पे। ये है 2 प्रकार का, पूर्णांक और भिन्न। अब ये परिमेय संख्या का प्रकार है। अगर ध्यान दीजिएगा, ये परिमेय संख्या का प्रकार है, तो मतलब जो परिमेय संख्या का कंडीशन है, परिभाषा है, वो यहां भी लागू होना चाहिए। ये दोनों क्या है, इसका प्रकार है, परिमेय संख्या का ही प्रकार है ना, मतलब ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। मतलब बहुत सारे परिमेय संख्या को 2 भाग में बांट दिया गया। परिमेय संख्या को 2 भाग में बांटे हैं। तो पहला भाग ये वाला, तो ये भी परिमेय संख्या का भाग है, मतलब ये परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय संख्या का दूसरा भाग है, तो ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अब देखते हैं क्या होता है ये। अच्छा, आप लोग को पता है पूर्णांक क्या होता है? एक बहुत बकवास डेफिनेशन है कि अगर बच्चों से पूछते हैं पूर्णांक क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर 1 2 3 0 -1 -2 -3 ये पूर्णांक है। ये तो इसका एक एग्जाम्पल है। आपको परिभाषा बताना है कि पूर्णांक का परिभाषा क्या होता है। इसको अभी याद कर लीजिए, आपको जिंदगी भर काम आएगा, और अपने दोस्तों को बताइएगा। देखिए, पूर्णांक, पहली बात तो ये परिमेय संख्या का प्रकार है, दोनों ही। अगर दोनों ही परिमेय संख्या का प्रकार है, तो दोनों ही P/Q के रूप में होगा, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q में होता है। तो पूर्णांक भी क्या होगा, P/Q के रूप में होगा, और भिन्न भी क्या होगा, ये भिन्न भी P/Q के रूप में होगा। तो अगर दोनों P/Q में होगा, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? अगर दोनों में अंतर नहीं है, तो इसको हम 2 भाग में क्यों बांटे हैं? अंतर है थोड़ा सा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा 2, ये हमारा पूर्णांक है, ये हमारा 3, ये हमारा पूर्णांक है। अब यहां पर हमारे पास है 2/3, ये हमारा पूर्णांक नहीं, ये हमारा भिन्न है। ये हमारा है 5/6, ये हमारा भिन्न है। अब देखते हैं, सर ये पूर्णांक है और ये भिन्न है, ये पूर्णांक कैसे है? 2 पूर्णांक तो है ही। अच्छा, नीचे में 1 है ना, यहां नीचे में 1 है। ध्यान दीजिए, ये P/Q यहां पे देखिए, और P/Q यहां पर देखिए। कोई भी पूर्णांक जो होता है वो तो 2 3 4 5 होता है, मतलब नीचे में क्या होता है ये बताया नहीं जाता है। तो नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि पूर्णांक होता क्या है, कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या जहां पे Q का मान 1 के बराबर हो, Q का मान 1 के बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब पूर्णांक में Q के जगह पे क्या होता है, 1 होता है, और भिन्न में Q के जगह पे क्या होता है, कुछ भी होता है, लेकिन 1 नहीं होता है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, पूर्णांक का परिभाषा, कि पूर्णांक वह परिमेय संख्या है जिसमें Q का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और भिन्न क्या है, भिन्न वह परिमेय संख्या है जिसमें Q का मान क्या होता है, 1 के बराबर नहीं होता है। Q 1 के बराबर नहीं है, कुछ और है लेकिन 1 नहीं है, कुछ भी होगा 1 नहीं होगा, तो वो हमारा भिन्न है। आप समझते हैं? इससे आगे समझ गए, पूर्णांक परिमेय संख्या जिसमें Q का मान 1 हो, उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए, ये पूर्णांक को हम बांटते हैं 2 भाग में, ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक मतलब सिंपल सा माइनस वाला, धनात्मक मतलब प्लस वाला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूर्णांक का 2 प्रकार है, धनात्मक, ऋणात्मक। अच्छा देखिए, ये धनात्मक में क्या आ जाएगा, 1 2 3, इसमें क्या आ जाएगा, -1 -2 -3। ठीक है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। लेकिन
एक इंटरेस्टिंग बात है, पूर्णांक देखो धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में एक पूर्णांक होता है जिसको हम बोलते हैं जीरो। तो जीरो भी क्या है, जीरो, नीचे में क्या है, 1 तो है ही, तो ये भी क्या है, जीरो भी पूर्णांक है। लेकिन अब ये जीरो जो है, ये जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। जीरो को आप धनात्मक पूर्णांक नहीं कह सकते क्योंकि इससे पहले प्लस है कि माइनस, कुछ फिक्स नहीं है। आपका मन, प्लस लो चाहे माइनस लो, अगर हम प्लस लेंगे तो इधर आ जाएगा, लेंगे माइनस तो इधर आ जाएगा। तो जीरो को ना हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं ना ही कहते हैं ऋणात्मक। हाँ जी, पूर्णांक का दो प्रकार, धनात्मक प्लस वाला, ऋणात्मक माइनस वाला। लेकिन जीरो पूर्णांक है, लेकिन ना इस कैटेगरी में है ना ही इस कैटेगरी में है। तो अब ये जीरो जाएगा कहां? देखिए, इस जीरो का बहुत बुरा हाल हो गया है। बिल्कुल वैसा ही हाल हो गया है कि भाई संपत्ति था, इसका दो बंटवारा हो गया, कुछ बड़े भाई को कुछ छोटे भाई को, और एक अकेली मां थी वो बीच में है। अब वो इधर जाए कि इधर जाए पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि मां है, अब इन लोगों का मां है, इसके पापा गुजर गए हैं, तो अब कौन पूछता है मां को? तो अब क्या करेंगे, इस मां को भी तो फिट करना है कहीं ना कहीं। अब इस जीरो को हम कहां फिट करें? जीरो पूर्णांक तो है लेकिन इसे फिट कहां किया जाए? तो जीरो को फिट करने के लिए अब गांव में पंचायत बैठेगा, तो इस जीरो को स्थान मिलेगा कि प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा। तो अब 5 लोग आए पंचायत करने के लिए कि जीरो धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन पंच भी परेशान, यहां पर प्लस है तो धनात्मक में आएगा, यहां पर तो माइनस भी है तो किसमें आएगा? ऋणात्मक में आएगा। पंच भी इसका फैसला नहीं कर पाए। फिर एक जुगाड़ किया गया टेम्परोरी, कि बूढ़ी मां है कब तक जिएगी, कुछ जुगाड़ कर दो टेम्परोरी। तो देखो आप क्या करेंगे, इस जीरो को अरेंज करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ध्यान दीजिएगा सर, ये जो पूर्णांक है ऋणात्मक है, ये पूर्णांक धनात्मक है। अब जो जीरो है कभी इधर आएगा और कभी इधर आएगा। हाँ जी, जब आप इस जीरो को इसके साथ प्लस के साथ शामिल कर लेते हैं, ठीक है, मतलब जीरो और साथ में प्लस वाला पूर्णांक, तो इसका नाम बदल जाता है। फिर जीरो और इस प्लस वाले पूर्णांक को मिला करके इसको एक नया नाम देते हैं जिसका नाम होता है अऋणात्मक पूर्णांक। आप ये नाम कम सुने होंगे लेकिन सुनिएगा, जीरो और प्लस वाले को मिला दो तो इसका नया नाम हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? अऋणात्मक पूर्णांक। और इसका मतलब क्या हुआ? अऋणात्मक, ऋणात्मक का उल्टा, धर्म का उल्टा अधर्म, वैसे ही क्या है ये? अऋणात्मक, ऋणात्मक का उल्टा, या ऐसे बोल दो ऋणात्मक को छोड़ करके, मतलब उल्टा या छोड़ करके, ऋणात्मक इसको छोड़ करके, तो माइनस वाले को छोड़ दिया तो क्या बचा? प्लस वाला और जीरो, तो इसका नाम क्या हो गया? अऋणात्मक, ऋणात्मक को छोड़ करके, तो इसको छोड़ दो, इस सब का नाम क्या हो गया? अऋणात्मक पूर्णांक। वही अगर आप इस जीरो को इधर शामिल कर लेते हैं माइनस वाले के साथ, तो अब इसका नाम, ये जीरो और माइनस, इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम होगा अधनात्मक पूर्णांक। इसका नाम क्या है सर? अधनात्मक। मतलब छोड़ करके धनात्मक, धनात्मक को छोड़ करके, तो इस प्लस वाले को छोड़ करके इसको छोड़ दिया, जीरो और माइनस वाला, तो इसका नाम क्या हो गया? अधनात्मक पूर्णांक। तो ये जुगाड़ किया गया है जीरो को फिट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया पूर्णांक। अब देखिए, हम अब आते हैं भिन्न के बारे में। हमने क्या बोला? भिन्न मतलब परिमेय संख्या, उसी का प्रकार है। लेकिन परिमेय संख्या जहां पे q का वैल्यू, हर का वैल्यू एक नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो एक ना हो। अगर नीचे में एक होगा तो पूर्णांक बन जाएगा, एक के अलावा कुछ और होगा तो भिन्न बनेगा। अब इस भिन्न का भी दो प्रकार है, उचित या समभिन्न, अनुचित या विषम भिन्न। तो क्या होता है ये? उचित भिन्न किसको बोलते हैं और किसको बोलते हैं अनुचित भिन्न? ये बहुत सिंपल है, इसमें सारा खेल अंश हर का है। तो वो भिन्न जिसमें ऊपर में नंबर छोटा हो और नीचे में नंबर बड़ा हो,
मतलब अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा और मान लो कि हर बड़ा, ऐसा 10/18, तो 2/3, कोई भी ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, तो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। इसका उल्टा कर दो, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, तो इसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये उचित भिन्न है, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा। तो अच्छा, आपको पता है ना, ये 2/3, इसका मतलब क्या हुआ? 2/3, बट्टा मतलब भागा ही होता है, तो 2/3। अगर आप 2 में 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा? अगर आप 2 में 3 से भाग करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, देखो 2 में 3 से भाग तो लगेगा नहीं, तो आप क्या लेंगे? 2 में 3 से भाग करेंगे तो दशमलव में जाना पड़ेगा आपको, तो ये आपका कितना वैल्यू आ जाएगा? 0.666, कटेगा भी नहीं, ऐसा ये है। इसे भाग करेंगे, ये क्या आएगा? 10 में करना है 18 से भाग, भाग लगेगा नहीं, डाल दिया इस पे 0, 100, 100 में 18 से, तो ये हो गया 0.18 90, 5 5 5, ऐसा, ये भी नहीं कटेगा, ये हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो उचित भिन्न है इसका आंसर किसमें आया है? 0 दशमलव कुछ कुछ कुछ। ये भी क्या आया है? 0 दशमलव कुछ 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 है ये। मतलब उचित भिन्न को जो हम भाग कर देते हैं ना दशमलव में, तो उसका मान जो आता है वो हमेशा 0 दशमलव कुछ कुछ ही आता है। मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा, याद रख लीजिएगा। उचित भिन्न जो है उसका मान हमेशा 1 से छोटा होता है। अब आते हैं अनुचित भिन्न पे। चला इसको भाग कीजिए, अब 3 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.5, 18 में 10 से 1.8। अनुचित भिन्न जो है अगर इसको हम भाग करें दशमलव में लाएं तो इसका मान हमेशा क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा। तो आप इसका परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं कि उचित भिन्न जिसका दशमलव में बदलेंगे तो मान 1 से छोटा आएगा, वो उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न दशमलव में बदलेंगे जिसका मान 1 से बड़ा आएगा, वो हमारा अनुचित भिन्न है। ये एक नया परिभाषा है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है जी, हाँ, बाकी तो सिंपल है ही। उचित मतलब ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, अनुचित ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, ये। अब देखिए, तो ये हमने देखा अभी संख्या का प्रकार। अब यहां पे ध्यान दीजिए आप कि अभी हमने क्या किया है कि इस भिन्न को हमने दशमलव में बदल दिया है। ठीक है, तो अगर दशमलव में बदले हैं तो आप इसमें एक बात देख रहे होंगे कि 2/3 को हमने बदला तो क्या आया? 0.666, ये कट ही नहीं रहा है। 10/18 ये कितना आया? 0.555, ये कट ही नहीं रहा है। हाँ जी, खत्म नहीं हो रहा है। और यहाँ पे 3/2 ये कट जाएगा, 2 एकम 2 बचा, शेष में 1 दशमलव लिया, 0 2 5 10, क्या आ गया? 1.5, ये पूरा पूरा कट गया, ये भी कट गया। तो आप इसको नहीं, ये जरूरी नहीं है कि अनुचित भिन्न हमेशा कट ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है। और जरूरी नहीं है कि उचित नहीं कटेगा, ये गलती बात हो गया। ये भी कट सकता है और ये नहीं भी कट सकता है। आप ऐसा कर लीजिए ना, ये 17/7, अब इसको भाग कीजिएगा, ये भी नहीं कटेगा पूरा पूरा। ठीक है, चाहे ये वाला मान लीजिए, ये यहां पे है ना उचित भिन्न 1/4 कर लीजिए, इसे बदलिए, कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.25। तो ऐसे याद नहीं करना है कि उचित भिन्न नहीं कटता है। उचित भिन्न भी पूरा पूरा कट सकता है और अनुचित भी नहीं कटे, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ध्यान ये रखेंगे कि उचित भिन्न का दशमलव में बदलेंगे ना तो हमेशा 1 से छोटा आएगा और अनुचित हमेशा 1 से बड़ा आएगा, वो है। अब यहां देखिए, यहां पर आपको दशमलव दिख गया और साथ में दिख गया कि दशमलव 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो पूरा पूरा कट जाने वाला और एक पूरा पूरा न कटने वाला। तो पहले तो डाउट होता है कुछ बच्चों को कि सर ये दशमलव कहां से आ गया। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि दशमलव भी संख्या का प्रकार है। किसी किसी किताब में लिखा भी होता है छोटे क्लास में दशमलव संख्याएं। ये गलत बात है। दशमलव संख्या का प्रकार नहीं है, दशमलव कोई संख्या का प्रकार नहीं है। दशमलव के रूप में हम संख्या को लिखते हैं, मतलब दशमलव जो है संख्या को एक अलग प्रकार से लिखने का तरीका है, कोई प्रकार नहीं है।
हाँ जी, तो हम किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, वो उसका प्रकार नहीं है। तो यहां देखिए, इसे यहां भी आ गया था ना, तो देखिए दशमलव एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला भी है। ये 3 दशमलव है और आपको तीनों दिख ही गया है। तो अगर आपको दशमलव देखना हो ना तो ऐसे देखिए कि सर दशमलव जो है, दशमलव इसको बोलते हैं डेसिमल। हाँ जी, ये तो पहले 2 प्रकार का है। पहला है शांत दशमलव, नाम क्या है इसका? शांत। और दूसरा है अशांत दशमलव। इसको आप ऐसे याद कीजिए, शांत। शांत मतलब कि हम भाग किए ना तो पूरा पूरा कट गया, शांत हो गया वो। जहां पे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है ना, नहीं लगा हुआ, वो शांत है। तो यहां पे लगा हुआ नहीं है, यहां पे नहीं लगा हुआ है और डॉट यहां पे नहीं लगा हुआ है, तो ये सब क्या हुआ? शांत दशमलव। दशमलव मतलब शांत दशमलव मतलब क्या हुआ कि संख्या को दशमलव में बदले तो पूरा पूरा कट जाएगा, उसे हम बोलेंगे शांत दशमलव। जैसे कि ये 1/4 कितना आएगा? 0.25। 3/2 कितना आएगा? 1.5। तो ये सब शांत दशमलव है। ये 1/4 को हमने लिख लिया 0.25 या 3/2 को लिख लिया हमने 1.5, तो ये हो गया शांत दशमलव। अब देखिए अशांत। अशांत 2 प्रकार का होता है। एक तो अशांत ये वाला है, 2/3, ये कट ही नहीं रहा है। नहीं कट रहा है, बात ठीक है, लेकिन एक ही संख्या बार बार आ रहा है, यहां भी आ रहा है बार बार, एक ये हो गया। और यहां भी नहीं कट रहा था। जब रूट दो का हम निकालेंगे वर्गमूल तो ये भी पूरा पूरा कटेगा नहीं, यहां भी डॉट डॉट है। तो एक तो अशांत ये वाला है और एक अशांत ये वाला है। ये अशांत जहां पे एक संख्या आ रहा है बार बार, आ रहा है बार बार, और एक अशांत जहां पे न कट रहा है और न संख्या रिपीट हो रहा है। तो इस आधार पे अशांत 2 प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार होना कोई भी काम को, उसको आवर्ती बोलते हैं। और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होगा, ये वाला, ये आवर्ती है। कौन सा? हम जब 2/3 को दशमलव में लाएंगे तो कितना आएगा? 0.66 डॉट डॉट, ये आवर्ती हो गया। अनावर्ती ये वाला, √2 वाला, ये हमारा क्या है? अनावर्ती है। जहां पे √2 निकालेंगे तो ना पूरा पूरा कटेगा और ना ही कोई अंक दोहराएगा बार बार। 4 1 4 है लेकिन आगे 1 नहीं आएगा, आगे कुछ और आता है, ऐसा। तो हमने अभी देख लिया कि दशमलव जो है वो संख्या का प्रकार नहीं है, संख्या को एक अलग प्रकार से दिखाने का तरीका है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था शुरू में कि सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसका परिभाषा अभी वीडियो का लास्ट पॉइंट आ गया है। तो मैंने क्या बताया कि एक तो परिभाषा ये है और इसका ये है। परिमेय संख्या जो P/Q में हो, PQ पूर्णांक हो और Q नीचे का वैल्यू 0 ना हो, वो पूर्णांक है। यहां पे अपरिमेय जो P/Q में हो और PQ पूर्णांक हो और Q 0 ना हो, ये तो है। लेकिन परिमेय अपरिमेय का एक बड़ा अच्छा परिभाषा है, वो है दशमलव के रूप में। किस रूप में है? दशमलव के रूप में। ध्यान दीजिएगा, देखिए दशमलव क्या है? मेनली 3 तरह का है। एक तो हो गया शांत और एक अशांत। अशांत में 2 है, आवर्ती अनावर्ती। तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं कि कोई भी संख्या है, ठीक है, अगर कोई भी संख्या है, अगर आप उसको दशमलव में बदलें, दशमलव में बदलेंगे तो 2 बातें होंगी। या तो दशमलव में वो पूरा पूरा कट जाएगा या पूरा पूरा नहीं कटेगा। पूरा पूरा कट जाएगा तो शांत बोलेंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो अशांत बोलेंगे। अगर पूरा पूरा नहीं कटा फिर 2 केस होगा, या तो कोई एक संख्या बार बार रिपीट होगा या रिपीट नहीं होगा, ऐसा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई भी संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या, इसमें से कोई भी संख्या, किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में बदला जा सकता है, किसी भी संख्या को। तो जब हम उसको दशमलव में बदलेंगे तो 2 केस हो सकता है, या तो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए या पूरा पूरा ना कटे। पूरा पूरा ना कटे वहां भी 2 केस होगा, या तो कोई एक अंक 2 अंक बार बार रिपीट हो, चाहे कोई भी अंक बार बार रिपीट ना हो, ऐसा। तो जब
दशमलव में बदलने पर पूरा पूरा कट जाए, मतलब कि शांत हो, दशमलव में बदला और वो शांत हो गया, पूरा पूरा कट गया, या फिर पूरा पूरा नहीं कटा, पूरा पूरा नहीं कटा लेकिन एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि आवर्ती वाला है। तो कोई भी संख्या का अगर दशमलव रूप या तो शांत है या फिर अशांत में आवर्ती वाला है, रिपीट वाला, तो उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और जिसका दशमलव रूप, पहली बात तो नहीं कटेगा और दूसरी बात कोई अंक रिपीट भी नहीं होगा, नया नया अंक आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो जैसे ये वाला है 2 का वर्गमूल 1.414, देखो आपको लग रहा होगा 4 4 रिपीट हुआ, नहीं, 4 1 4, फिर यहाँ पे 4 के बाद 1 आएगा ना तब रिपीट होगा, यहाँ पे 4 के बाद 1 नहीं आता है, कुछ और आता है, अब हमको याद नहीं है, अब खुद देख लीजिएगा। तो कोई भी संख्या जिसका दशमलव रूप या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और कोई भी संख्या जिसका दशमलव रूप अशांत अनावर्ती हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, किसी किसी बुक में आवर्ती का एक और नाम होता है, अशांत आवर्ती। आवर्ती को बोलते हैं वसानी, अशांत वसानी और अशांत अनवसानी एक ही बात है। अशांत वसानी मतलब आवर्ती, अशांत अनवसानी मतलब अनावर्ती। क्लियर है? चलिए, आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, और अभी नंबर के बारे में थोड़ा सा पॉइंट छूट गया है, जैसे आपको पता वो होगा ही, नीचे हम इस धनात्मक पूर्णांक को थोड़ा और बांटेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? धनात्मक पूर्णांक और बांटेंगे ना, थोड़ा सा आएगा प्राकृतिक संख्या, थोड़ा सा आएगा पूर्ण संख्या। वैसे प्राकृतिक इजी है, देखिए धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 है ना, आप धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, याद कर लीजिए। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 यही प्राकृतिक संख्या है, वो कुछ और नहीं है। बस छोटे क्लास में हम उसका परिभाषा अलग प्रकार से याद करते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। वो छोटे बच्चे में याद करने में आसान हो इसलिए वैसा होता है। एक्चुअल में प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक ही है, ठीक है। और वैसे ही पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कुछ और नहीं है, प्राकृतिक संख्या साथ में 0, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। और यहीं पे उसका नाम क्या बदल गया है? अऋणात्मक। तो पूर्ण संख्या का एक और नाम है अऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। पूर्ण संख्या भी करते हैं बच्चे वाले क्लास में, लेकिन वो कुछ और नहीं, अऋणात्मक पूर्णांक को ही पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्लियर है? फिर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाएगा वो सम संख्या है। विषम संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा, शेष 1 बच जाएगा, वो विषम संख्या है, ठीक है। फिर भाज्य और अभाज्य हम इसको फिर से सेकंड पार्ट में कर लेंगे, इसको थोड़ा बच गया है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।